नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 131 से। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। मूल क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मिलान करने के लिए आया था, एक साइड लेखक और एक साइड उनकी पुस्तकें। तो सही आंसर सी है। आइए इसको देखते हैं। तो हमने मिलान यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे सेल्डन ओलिवर की बात की जाए तो इनका मिलान 2 के साथ है। द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट इनकी पुस्तक है। और लेपाओस्की अल्बर्ट की बात की जाए, ये एडिटर हैं, ठीक है, इस बुक के। तो 3 के साथ इनका मिलान है। एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अशोक चंद्र की बात करें तो इनका मिलान 4 के साथ है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और एस ई फाइनर की बात करें तो इनका मिलान 1 के साथ है, ए पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सी वाला हमारा सही है। आइए इसको समझते हैं एक टेबल पे। सेल्डन ओलिवर हमने देख लिया कि द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट इनकी किताब है। लेपावस्की अल्बर्ट की किताब है एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अशोक चंद्र की इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और एस ई फाइनर की क्या है, ए पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पुस्तकों और लेखकों का विवरण देखते हैं थोड़ा। सेल्डन ओलिवर की बात की जाए तो इनकी जो पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, यह पुस्तक प्रबंधन के मूलभूत दार्शनिक सिद्धांतों और संगठनात्मक व्यवहार को समझने पर केंद्रित है। लेपोवस्की अल्बर्ट की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। लेपोवस्की ने अपनी इस कृति में प्रशासन को एक कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखा और संगठनात्मक सिद्धांतों और प्रबंधन तकनीकों के व्यापक पहलुओं का विश्लेषण किया। अशोक चंद्र की बात करें तो पुस्तक इनकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अशोक चंद्र के पूर्व अशोक चंद्र भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, सीएजी थे ये। उनकी यह पुस्तक भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, वित्त प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर एक आधिकारिक ग्रंथ मानी जाती है। वहीं एस ई फाइनर की बात करें तो ए पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक एस ई फाइनर ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी यह रचना लोक प्रशासन में निहित शक्ति, नौकरशाही और राजनेताओं के साथ उसके संबंधों का विश्लेषण करती है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो अशोक चंदा भारतीय विद्वान जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कला और विज्ञान दोनों बताया। एसी फाइनर द मैन ऑन हॉर्सबैक, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पर प्रसिद्ध पुस्तक इनकी ये है। और बुक बेस्ड एमसीक्यूज हमेशा नेट लेक्चरर एग्जाम में पूछे जाते हैं। द मैन ऑन हॉर्सबैक किसकी पुस्तक है, एसी फाइनर की। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एडिटर जो हैं ये कौन थे, ये लेपावोस्की थे। और फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसकी है, एस ई फाइनर की। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एंड दियर वर्क से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है और आने की इसकी कितनी संभावना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मूल क्वेश्चन क्या था? मूल क्वेश्चन आया था, भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति के मामलों का निर्णय किया जाता है। तो इसका आंसर है विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा। आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, डीपीसी, भारत में वरिष्ठ सिविल सेवकों की पदोन्नति के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य या चेयरमैन करता है। सदस्य की बात करें तो संबंधित विभाग या मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। और कार्य क्या होता है, सेवा अभिलेख यानी सर्विस रिकॉर्ड्स और गोपनीय चरित्र पुस्तिका एसीआर या एपीएआर देखना, योग्यता, वरिष्ठता और ईमानदारी के आधार पर पदोन्नति तय करना। आसान भाषा में समझें तो सरकारी बड़े अफसरों की पदोन्नति का फैसला कोई मंत्री या पीएमओ सीधा नहीं करता, बल्कि डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी करती है। बाकी विकल्प जो हेड ऑफिस है, मुख्य कार्यालय, केवल प्रशासनिक काम करता है, पदोन्नति का फैसला नहीं। वहीं मंत्रिमंडलीय समिति या कैबिनेट कमेटी नीति निर्माण करती है, पर सिविल सेवकों की पदोन्नति नहीं है। पीएमओ की सीधी भूमिका नहीं होती है। सही उत्तर हमारा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी रहती है।
अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो डीपीसी का गठन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत किया जाता है। आईएएस आईपीएस जैसी सेवाओं में पदोन्नति राज्य सरकार प्लस यूपीएससी मिलकर तय करते हैं। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक है, ठीक, भारत का। बार बार पूछा गया कि वरिष्ठ सिविल सेवकों की पदोन्नति का निर्णय कौन करता है, तो डीपीसी करती है। और डीपीसी की अध्यक्षता कौन करता है, यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और आने की कितनी संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मूल क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया जाता है, तो सही आंसर है लूथर गुलिक। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोक प्रशासन केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा की गतिविधियों को शामिल करता है, तो कहा था लूथर गुलिक ने, ठीक। लोक प्रशासन केवल कार्यकारी शाखा, लूथर गुलिक उन प्रमुख विद्वानों में से एक हैं जिन्होंने लोक प्रशासन को सरकार की केवल कार्यकारी शाखा के कार्यों तक सीमित माना। इन्होंने कहा कि जो लोक प्रशासन है वह सरकार की केवल कार्यकारी शाखा एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही करती है। गुलिक का दृष्टिकोण क्या है, गुलिक ने लोक प्रशासन को एक कार्यात्मक दृष्टिकोण, फंक्शनल अप्रोच से देखा। उनके अनुसार प्रशासन का मुख्य कार्य नीति को लागू करना और यह कार्य मुख्य रूप से सरकार की कार्यकारी शाखा द्वारा किया जाता है। उन्होंने माना कि जहां विधायिका कानून बनाती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, वहीं कार्यकारी शाखा ही वास्तव में उन कानूनों और नीतियों को क्रियान्वित करती है। गुलिक का यह संकीर्ण दृष्टिकोण, जो प्रशासन को केवल कार्यकारी शाखा तक सीमित रखता है, लोक प्रशासन के प्रारंभिक सिद्धांतों की विशेषता है। उन्होंने प्रशासन के कार्यों को वर्गीकृत करने के लिए प्रसिद्ध संक्षेप पोर्ट कोर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग भी दिया, जो कार्यकारी प्रमुख के कार्यों पर केंद्रित है। अन्य विद्वानों का दृष्टिकोण देखें, जैसे एल डी वाइट, उन्होंने लोक प्रशासन को व्यापक अर्थों में परिभाषित किया, जिसमें सभी तीन शाखाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल थी, लेकिन मुख्यतः इसे सार्वजनिक नीति को लागू करने वाली कार्यपालिका शाखा से जोड़ा। हालांकि गुलिक का दृष्टिकोण सबसे संकीर्ण और कार्यकारी केंद्रित है। डब्ल्यू.एफ. विलोबी की बात करें तो इनका दृष्टिकोण भी गुलिक के समान ही रहा, जिसमें उन्होंने प्रशासन को कार्यकारी शाखा के कार्यों तक सीमित माना, लेकिन गुलिक को इस संकीर्ण परिभाषा के मुख्य प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। मार्शल की बात करें तो यह एक सामान्य नाम है, ठीक। संभवतः यह मार्शल ई डिमॉक की ओर संकेत करता है, जिन्होंने प्रशासन को व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा और इसे केवल कार्यकारी कार्यों तक सीमित नहीं रखा। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो वुडरो विल्सन 1887 में इन्होंने पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी दिया। एल डी वाइट 1926 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच बनाया। और साइमन की बात करें 1947 में, तो डिसीजन मेकिंग इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा। बार बार पूछा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, एल डी वाइट की का कथन है ये। और पोस्ट गव किसका है, किसने दिया, लूथर गुलिक ने। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, थिंकर्स डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध है किससे है, तो आंसर है इसका प्राधिकार से। आइए इसको समझते हैं। देखो, जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा किससे जुड़ी है, तो ऑथोरिटी से जुड़ी है, प्राधिकार से। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो चेस्टर इरविन बर्नार्ड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में जोन ऑफ डिफरेंस की अवधारणा दी। इसका अर्थ क्या है, संगठन में कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को एक निश्चित सीमा तक बिना सवाल उठाए मान लेते हैं। यह सीमा ही जोन ऑफ इंडिफरेंस या उदासीनता का क्षेत्र कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि बॉस किसी कर्मचारी से कहे कि रिपोर्ट शाम तक बना दो, तो यह बिना आपत्ति मान लेगा। लेकिन अगर बॉस कहे तुम्हारा वेतन मैं आधा कर रहा हूं, तो कर्मचारी विरोध करेगा। यानी कर्मचारी केवल उन्हीं आदेशों को स्वीकार करता है जो तर्कसंगत, वैध और उचित सीमा के भीतर हो, जिसे जोन ऑफ इंडिफरेंस ये
इंडिफरेंस कहा है। जोन ऑफ इंडिफरेंस कर्मचारियों की सहमति का दायरा जहां वे आदेशों को बिना सवाल किए मान लेते हैं। ठीक, यह है जोन ऑफ इंडिफरेंस। बाकी विकल्पों की बात करें तो मोटिवेशन क्या है? प्रेरणा, कार्य करने की आंतरिक शक्ति है। ठीक, और जो लीडरशिप है ये नेतृत्व, मार्गदर्शन और प्रेरणा से जुड़ा हुआ है। पर बर्नार्ड का जो जोन ऑफ इंडिफरेंस अथॉरिटी से जुड़ा है। ठीक, जो बर्नार्ड का है। और डिसीजन मेकिंग की बात करें तो निर्णय निर्माण साइमन से जुड़ा है, बर्नार्ड के इससे नहीं। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो चेस्टर बर्नार्ड, जिनका टाइम पीरियड 1886 से 1961 है, आधुनिक संगठन सिद्धांतकार हैं। ये पुस्तक इनका द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में लिखा। अन्य विचार देखें तो संगठन क्या है? लोगों का सहयोग है, कॉपरेशन ऑफ पीपल। और ऑथोरिटी मतलब अधीनस्थ की स्वीकृति पर आधारित इनके विचार हैं। किनके? चेस्टर बर्नार्ड के। बार बार पूछा जाता है जोन ऑफ इंडिफरेंस किससे जुड़ा है? बर्नार्ड की ऑथोरिटी से। और बर्नार्ड की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑथोरिटी, बर्नार्ड, जोन ऑफ इंडिफरेंस से जुड़ा हुआ है। और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मूल क्वेश्चन आया था, यूकेपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है और सबको बोनस दिया है। निम्नलिखित में से क्या एक लोक निगम का लक्षण है? तो उस हिसाब से ये सभी एक लोक निगम का लक्षण है, जिससे यूकेपीएससी ने इसको बाद में डिलीट किया है। आइए इसको समझते हैं हम एक आसान भाषा में। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें एक बार। तो सार्वजनिक निगम या पब्लिक कॉरपोरेशन संसद या विधानमंडल के विशेष कानून से गठित संस्था है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? जो ऑप्शन थे ये सभी कथन एक सार्वजनिक निगम की विशेषताएं हैं। ठीक, यदि यह प्रश्न पूछ रहा है कि इन विकल्पों में से कौन सी विशेषता है, तो तकनीकी रूप से क्या है? सभी ही सही है। सार्वजनिक निगम को सरकारी विभाग और विभागीय उपक्रमों, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है। सार्वजनिक निगम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सार्वजनिक निगम एक ऐसा सरकारी संगठन है जिसे संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। पहला, इसे मंत्रालय नियंत्रण से पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्ता प्राप्त होती है। ठीक, और इसका मतलब है कि निगम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों और निर्णयों में संबंधित मंत्रालय के सीधे और कठोर हस्तक्षेप से मुक्त होता है। यह स्वतंत्रता इसे तेजी से निर्णय लेने और लचीलेपन के साथ काम करने में मदद करती है। दूसरे की बात करें, इसका अपना अलग बजट होता है। यानी यह सरकारी खजाने से अलग अपना बजट बनाता है, जो इसे सरकारी वित्तीय वर्ष की बाध्यताओं से बचाता है। इसे सरकारी विभागों की तरह वार्षिक संसदीय अनुमोदन की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। और तीसरी विशेषता, इसे निधि प्रबंधन, फंड मैनेजमेंट में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती है। निगम को अपनी आय को खर्च करने और निवेश करने की स्वतंत्रता होती है। यह सरकारी कोष में जमा नहीं होता और निगम अपने स्वयं के नियम और शर्तों के अनुसार ऋण ले सकता है। और डी, इसकी जो चौथी विशेषता है, यह एक उद्यमी की पहल का आनंद लेता है, क्योंकि यह लाभ और दक्षता के सिद्धांतों पर काम करने के लिए स्थापित किया जाता है। इसलिए इससे बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार काम करने की छूट होती है। यह निजी उद्यमों की तरह ही नवाचार कर सकता है और व्यावसायिक निर्णय ले सकता है। संक्षेप में ये चारों विशेषताएं एक सार्वजनिक निगम को सरकारी विभाग के लाल फीताशाही और धीमी गति से बचाती है, ताकि वह अधिक व्यावसायिक और कुशल तरीके से काम कर सके। इसका अपना स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व होता है और यह सरकार के बजट से अलग स्वतंत्र बजट बनाता है अपना, और इसे सरकार का सहयोग मिलता है, परंतु संचालन में यह लचीलापन रखता है। उदाहरण के लिए LIC 1956 में बना, ONGC 1956 में, RBI 1935 में, एयर इंडिया 1953 से 2021 तक। ठीक, पब्लिक कॉरपोरेशन। आसान भाषा में देखें तो सार्वजनिक निगम सरकार का बच्चा है, लेकिन उसका अपना अलग खाता पुस्तक यानी बजट होता है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो पब्लिक कॉरपोरेशंस को कभी कभी स्टेट विद इन स्टेट भी कहा जाता है। ARC एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने इसके संचालन में अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की सिफारिश की थी। बार बार पूछा जाता है, RBI, LIC, ONGC किस प्रकार की संस्था है? पब्लिक कॉरपोरेशन।
और पब्लिक कॉरपोरेशन का गठन किससे होता है? संसद या विधानमंडल के विशेष अधिनियम से। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट, बोर्ड, कमीशन से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मूल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था, हर्जबर्ग के द्विकारक अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत स्वच्छता कारकों में निम्न में से क्या नहीं है? तो सही आंसर है उत्तरदायित्व। आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग 1959 में इन्होंने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी दी। इसमें उन्होंने कहा कि नौकरी में संतुष्टि और असंतोष अलग अलग कारणों से आते हैं। टू फैक्टर ऑफ हर्जबर्ग क्या है, पहले देखते हैं। हाइजीन फैक्टर्स, बाहरी पर्यावरणीय कारक। ये क्या कहें, ये काम का माहौल और बाहरी स्थिति बताते हैं। जैसे वेतन हो गया, कंपनी नीति हो गई, कार्य परिस्थितियां होती है, सहकर्मियों से संबंध, नौकरी की सुरक्षा। इनकी कमी असंतोष पैदा करती है, लेकिन केवल इनसे संतुष्टि नहीं मिलती। और जो मोटिवेशन, ये मोटिवेटर्स, प्रेरक कारक हैं, ये काम के अंदर से आने वाले कारक हैं जो संतुष्टि और प्रेरणा देते हैं। जैसे उपलब्धि हो गई, मान्यता हो गई, कार्य की चुनौती, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत विकास। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मोटिवेटर फैक्टर है, न कि हाइजीन फैक्टर। क्वेश्चन में हाइजीन फैक्टर पूछा था। बाकी विकल्पों की बात करें तो सैलरी क्या है, हाइजीन फैक्टर है, क्योंकि इसकी कमी से असंतोष पैदा होती है। और वर्किंग कंडीशंस क्या है, यह भी हाइजीन फैक्टर है। कंपनी की पॉलिसी, यह भी हाइजीन फैक्टर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मोटिवेशन या मोटिवेटर फैक्टर है। ठीक, यह मोटिवेटर फैक्टर है, न कि हाइजीन फैक्टर। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो हर्जबर्ग की पुस्तक का नाम है मोटिवेशन टू वर्क, 1959 में। बार बार पूछा जाता है। हाइजीन फैक्टर उदाहरण है सैलरी, कंपनी पॉलिसी और जॉब सिक्योरिटी का। और मोटिवेटर फैक्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट और रिकॉग्निशन का। जॉब इनरिचमेंट का सिद्धांत भी हर्जबर्ग ने दिया। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मोटिवेशन थ्योरीज, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरीज से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और आने की इसकी कितनी संभावना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मूल क्वेश्चन जो था वो आया था, निष्पादन बजटीकरण की अवधारणा को प्रचलन में लाया। किसने लाया, किस कमेटी ने लाया? तो प्रथम हूवर आयोग, यूएसए ने लाया है। आइए इसको देखते हैं। निष्पादन बजटीकरण या परफॉर्मेंस बजटिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने लाया? तो सही आंसर है फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग या प्रदर्शन आधारित बजटिंग, इसका मतलब है कि बजट केवल कितना पैसा खर्च होगा पर आधारित न होकर यह भी दिखाए कि कितना काम होगा और क्या परिणाम मिलेगा। यह आउटकम ओरिएंटेड बजटिंग है। फर्स्ट हूवर कमीशंस यूएसए में 1949 में गठित होती है और अमेरिका में प्रशासनिक सुधारों के लिए बना है। इसी आयोग ने पहली बार परफॉर्मेंस बजटिंग शब्द का प्रयोग किया। बाद में यह पूरी दुनिया में अपनाया गया। आसान भाषा में समझे तो परफॉर्मेंस बजट क्या है, पैसे का हिसाब प्लस काम का हिसाब। बाकी विकल्पों की बात करें तो एआरसी ऑफ इंडिया 1966 में भारत में एआरसी ने इसे सुझाया, लेकिन शब्द गढ़ने का श्रेय क्या है, फर्स्ट ओवर कमीशन को है। और सेकंड ओवर कमीशन 1953 में इसने भी सुधार सुझाए, पर परफॉर्मेंस बजटिंग शब्द का प्रयोग प्रथम आयोग ने किया। और फुलटन कमेटी की बात करें, यह यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, 1966 से 68। इसने प्रमोशन और ट्रेनिंग पर जोर दिया, बजटिंग पर नहीं। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो भारत में परफॉर्मेंस बजटिंग पहली बार 1968 में लागू किया गया। आउटकम बजट 2005-6 में भारत सरकार ने प्रदर्शन बजट को और आगे बढ़ाया। बार बार पूछा गया कि परफॉर्मेंस बजटिंग शब्द किसने दिया? फर्स्ट ओवर कमीशन यूएसए 1949 में। और भारत में कब लागू हुआ? 1968 में। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजटिंग सिस्टम, लाइन आइटम और परफॉर्मेंस जीरो बेस्ड आउटकम बजटिंग से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और आने की कितनी संभावना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन, मूल क्वेश्चन आया था,
कि लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में भारत में एआरसी की निम्न में से कौन एक अनुशंसा नहीं थी? तो सही आंसर है बी, संबंधित मंत्रालय का सचिव प्रबंधन बोर्ड का सदस्य होना चाहिए। आइए इसको देखते हैं। देखो, आंसर इसका हमने देख लिया। सही, इसको उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो सार्वजनिक निगमों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें को देखते हैं। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, एआरसी ने सार्वजनिक निगमों यानी पब्लिक कॉरपोरेशंस के कामकाज पर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। तो विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश नहीं थी, बल्कि यह एआरसी की राय के विपरीत था। एआरसी की सिफारिश नहीं थी, जो बी ऑप्शन था। उसने बोला संबंधित मंत्रालय के सचिव को प्रबंधन बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। संबंधित मंत्रालय के सचिव को प्रबंधन बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। एआरसी का विचार था, एआरसी ने दृढ़ता से यह सिफारिश की थी कि मंत्रालय के सचिव या अन्य सरकारी अधिकारी को निगमों के प्रबंधन बोर्ड से बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक, तो जो ये ऑप्शन में था ये बिल्कुल गलत होता है। कारण क्या है? एआरसी का उद्देश्य निगमों को अधिक स्वायत्तता यानी ग्रेटर ऑटोनॉमी देना और उन्हें सरकारी विभागों के प्रत्यक्ष नियंत्रण और रोजमर्रा के हस्तक्षेप से बचाना था, ताकि वे वाणिज्यिक सिद्धांतों पर कुशलता से काम कर सकें। सरकारी अधिकारियों को बोर्ड में शामिल करने से यह स्वायत्तता बाधित होती है। ठीक, यानी एआरसी ने इसके विपरीत क्या दिया था? अपना तर्क दिया था, कारण दिया था। तो आंसर हमारा ये बिल्कुल सही होता है। अब एआरसी की प्रमुख सिफारिशें देखते हैं। और उच्च पदाधिकारी पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिए। यानी एआरसी ने सिफारिश की थी कि निगमों के प्रमुख और अन्य उच्च कार्यकारी अधिकारी पूर्णकालिक यानी फुल टाइम होने चाहिए। इससे वे निगम के कामकाज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और निगमों का नेतृत्व पेशेवर हाथों में रहता है। और दूसरी विशेषता थी आंतरिक लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इंटरनल इंटरनल ऑडिट शुड बी मेड मोर इफेक्टिव। एआरसी ने निगमों में आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल को मजबूत करने पर जोर दिया। इसका मतलब था कि वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक इंटरनल ऑडिट प्रणाली को मजबूत और अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए। इसलिए एआरसी ने निगमों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सरकारी सचिवों को बोर्ड से बाहर रखने की सिफारिश की थी, न कि अंदर। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो फर्स्ट एआरसी 1966 की मुख्य सिफारिशें क्या थी? हमने कई बार देख लिया। लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना, जिला प्रशासन सुधार, मंत्री परिषद का पुनर्गठन, सार्वजनिक निगमों में जवाबदेही और स्वायत्तता का संतुलन। सेकेंड एआरसी 2005 से 9 और अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की। इन्होंने भी सार्वजनिक निगमों के सुधार पर जोर दिया। बार बार पूछा जाता है पब्लिक कॉरपोरेशन का गठन कैसे होता है? संसद या विधानमंडल के विशेष अधिनियम से। और एआरसी ने कितनी रिपोर्ट दी? तो फर्स्ट एआरसी ने 20 रिपोर्ट दी, हमने पहले वाली वीडियो में देख लिया अच्छे से। और सेकंड एआरसी ने 15 रिपोर्ट दी। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एआरसी रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चन आने की कितनी संभावना रहती है और कितना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आया था पद वर्गीकरण वर्गीकरण है, ये किससे संबंधित है? तो यह है कर्तव्यों का। ए आंसर हमारा सही होता है। आइए इसको देखते हैं। पोजीशन क्लासिफिकेशन किसका वर्गीकरण है, या पद वर्गीकरण किसका वर्गीकरण है? तो किसका है? ड्यूटीज का, कर्तव्यों का। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो पोजीशन क्लासिफिकेशन पद वर्गीकरण, इसका अर्थ है कि सरकारी पदों को उनके कर्तव्यों और आवश्यक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रशासनिक निष्पक्षता और दक्षता, और भर्ती और पदोन्नति में स्पष्टता। ये मुख्य उद्देश्य है जिसके कारण उन्होंने क्या बात की? पोजीशनिंग वर्गीकरण की। उदाहरण, शिक्षा विभाग में पीजीटी टीजीटी लेक्चरर अलग अलग ड्यूटीज और क्वालिफिकेशंस पर आधारित है। और प्रशासनिक सेवाओं में देखते हैं हम क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ड्यूटीज के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। आसान भाषा में पोजीशन क्लासिफिकेशन क्या है? काम और योग्यता के आधार पर पदों का वर्गीकरण या ये समूह। ठीक, बाकी विकल्पों की व्याख्या देखें तो सैलरीज क्या है? वेतन वर्गीकरण अलग बात है। पोजीशन क्लासिफिकेशन
केवल ड्यूटीज और क्वालिफिकेशंस पर आधारित होता है। और व्यक्तिगत स्थिति, पर्सनल स्टेटस ऑफ इनकम्बेंट्स, पदधारक की व्यक्तिगत स्थिति से इसका संबंध नहीं है, जो ऑप्शन सी है। और डी की बात करें डिपार्टमेंट्स की, यह विभागीय वर्गीकरण है, न कि पोजीशन क्लासिफिकेशन। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो परिभाषा पिफनर ने दी, क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ पोजीशंस अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। भारत में पद वर्गीकरण का कार्य यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और स्टेट पीएससी करती है। बार बार पूछा जाता है पोजीशन क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, ड्यूटी से। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत किससे जुड़ा है, पोजीशन क्लासिफिकेशन से। सिलेबस की बात करें तो यह पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पोजीशन क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन से जुड़ा हुआ है। अब एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आइए मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, स्थायी वेतन प्राप्त तथा कुशल पेशेवर अधिकारियों के एक निकाय के रूप में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है। तो किसने दी है, हरमन फाइनर ने। आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। सिविल सेवाओं को स्थायी वेतनभोगी और कुशल अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था किसने परिभाषित किया, तो हरमन फाइनर ने परिभाषित किया। तो उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो सिविल सेवाओं को स्थायी वेतनभोगी और कुशल अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था के रूप में हरमन फाइनर ने परिभाषित किया था। हरमन फाइनर द्वारा परिभाषा जो दी गई वह यह है, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश, हरमन फाइनर कौन है, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सिविल सेवाओं की परिभाषा में उनके 4 मुख्य तत्वों पर जोर दिया। व्यावसायिक संस्था, प्रोफेशनल बॉडी, इसका अर्थ है कि सिविल सेवक एक विशेष ज्ञान और कौशल वाले समूह से आते हैं और प्रशासन चलाना उनका मुख्य पेशा है। वे राजनेताओं से अलग होते हैं जो चुनावी राजनीति से आते हैं। और स्थायी, परमानेंट, सिविल सेवक राजनीतिक कार्यपालिका जैसे मंत्री की तरह अस्थायी नहीं होते, वे सरकारें बदलने पर भी अपनी सेवा में बने रहते हैं। यह निरंतरता और अनुभव सुनिश्चित करता है। वेतनभोगी, सिविल सेवाओं में कार्यरत सभी अधिकारी राज्य के खजाने से वेतन प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और सरकारी सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बनी रहती है। और कुशल, स्किल्ड होते हैं, इसका मतलब है कि सिविल सेवक अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और विशेषज्ञता के साथ करने के लिए प्रशिक्षित और योग्य होते हैं, जो आधुनिक राज्य के जटिल प्रशासन के लिए आवश्यक है। इस परिभाषा के माध्यम से फाइनर ने सिविल सेवाओं के महत्व को उजागर किया, जो किसी भी आधुनिक सरकार के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उनके बिना सरकार का कामकाज असंभव है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो सिविल सर्विसेज का उद्देश्य क्या है, प्रशासनिक स्थायित्व और निरंतरता। भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत 1854 में मैकाले रिपोर्ट, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट से शुरू होती है। और भारत में प्रमुख सिविल सर्विसेज क्या है, आईएएस, आईपीएस और बाद में आईएफएस को भी जोड़ा गया। बार बार पूछा जाता है सिविल सर्विसेज की परिभाषा किसने दी, और भारतीय सिविल सेवा सुधार किसकी रिपोर्ट से जुड़े हैं, तो किसकी रिपोर्ट से, मैकाले रिपोर्ट से। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज, डेफिनेशन, नेचर, रिक्रूटमेंट, इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ है। और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है और आने की कितनी संभावना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे ज़रूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।